ठीक। अच्छा, ये जो मैं उस वक्त आपसे बात करने जा रहा था वो मज़ार शरीफ का जिक्र हुआ, और ये तो हमें पता है कि जो तालिबान हैं उनको अफरादी कुव्वत कहीं से भी मैसर आई हो, लेकिन जो उनको एक सरकारी सरपरस्ती वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जो एक राब्ता था उसको फैसिलिटेट करना जिसे कहते हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था, नसीरुल्लाह बाबर साहब थे, और उसमें जाहिर है कि अपने जैसे का एक परपेचुअल जिहाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जारी है मुसलसल। इनका क्या किरदार था इन दोनों को आपस में? आपको डॉन लीक्स भी याद है, अभी कुछ अर्से पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस तरह की, हालांकि वो तो खुद भी उनको भत्ता शत्ता देते हैं। इनका क्या किरदार था? वही जो मैंने आपसे जिक्र किया डॉन की वायर सर्विस का, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस से उसकी उलट स्टेटमेंट आ रही है कि ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने बात की है ये गलत है, और जो प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है ये गलत है, और ये कह रहा है फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का। ये जो, यानी कि अगर फॉरेन ऑफिस कह रहा है तो फिर कौन कह रहा है हमें खुद ही समझ आ जाना चाहिए। तो ये क्या आपने इस तरह की कोई चीजें नोटिस की आपके रिपोर्टिंग के दौर में? आपके सामने कोई इस तरह की बातें आई हो? बहुत सारी चीजें नजर भी आती हैं, लेकिन फिर एक चीज होती है नेशनल इंटरेस्ट, उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। सर वो तो पुरानी बात है ना, पुरानी 30 साल बात हो गए वो तो। हमारे जो पहले, अब तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो पहले एडिटर इन चीफ थे रहमत शाह अफरीदी मरहूम, फ्रंटियर पोस्ट वाले, वो बेचारे, दुख की बात है कि एक ऐसे केस में जो कि डूबियस केस था उसमें उन्हें पहले सजाए मौत हुई, फिर वो उम्र कैद में उसे कन्वर्ट किया गया और फिर वो पैरोल पे बाहर आए, लेकिन तकरीबन उम्र कैद पूरी करके वो एक दफे स्पेशल मिशन पे थे, और स्पेशल मिशन ये था कि अहमद शाह मसूद के हिरासत में कुछ पाकिस्तानी हैं, अच्छा, उनको छुड़वाना है। ठीक। और साथ में अहमद शाह मसूद ने वहां पे हमारा कोई जो है वो डिप्लोमेटिक बिल्डिंग को नजर आतिश किया था, तो वो भी दोनों के दरमियान, पाकिस्तान और अहमद शाह मसूद के दरमियान कोई थोड़ी सी ट्रूस टाइप की सिचुएशन पे लेके आना है। ठीक। तो उस पे वो रहमत शाह अफरीदी साहब मुलाकात, और ये बात रहमत शाह अफरीदी साहब के मुंह से हमने बाद में सुनी है, पहले दूसरी तरफ से कंफर्मेशन 2-3 तरफ से हो चुकी थी। वो जो हमने अफराद लेने थे ना, वो वही थे जो इंटेल के लोग थे। अच्छा। और वो उन्होंने पकड़ लिए, और फिर जो है वो अफरीदी साहब तो डिप्लोमेटिक मिशन सॉर्ट हो गया ना, डिप्लोमेटिक मिशन पे गए, और बड़ी कामयाबी से उन्होंने क्योंकि अहमद शाह मसूद उनके साथ बड़ा प्यार करता था, बड़ी एहतराम का रिश्ता था उनका। तो चूंकि कोई अफरीदी साहब जो हैं वो प्रेशियस स्टोन का बिजनेस करते थे, तो वो वादी पानशीर में आपको पता है दुनिया का बेहतरीन एमराल्ड और सफायर होता है, जी। तो वो ताल्लुक उनका था, तो वो छुड़वा के भी बंदे लाए थे। ठीक। अनसंग हीरो जो जेल में रहा और फिर एंड पे। और उसके साथ साथ अभी भी जब ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है, जब अमेरिकन स्ट्राइक्स हुई हैं, तो मैं आपको बड़ी ऑन अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी आई कैन टेल यू कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपना ऑपरेशन जो है वो कुछ देर तक डिले किया कि हम वहां पे हमारे जो एसेट्स हैं उन्हें हम पुल बैक कर लें, और वो हजारों में थे। ठीक है, तो वो हमने पुल बैक किए। ठीक। तो ये इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये ख्याल था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस रियासत पाकिस्तान को इंडिया के तनाजुर में सर्व कर सकती हैं। तो शायद ये रीजन थी कि वो एक सेगमेंट जो इन्हें सपोर्ट कर रहा था वो सपोर्ट कर रहा तो था। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, आपने कहा कि इंडिया को हम चाह रहे थे कि इस हवाले से भी इनको इस्तेमाल किया जा सके। ये 96 से जो 2010-11 तक का पीरियड है, इसमें क्या हुआ? ये हमारे हाथ से निकल गए, हम इनको यूज ही करते रह गए? मुझे याद है उस जमाने में कहा जाता था कि ये खुद धमाके करवाते हैं वो एक बात है ना, अभी तक भी कहा जाता है कि जी वो ऑपरेशन क्या करना है, इनके अपने लोग हैं। क्या हुआ था? बुनियादी तौर पे 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये कि आपने चार्ली विल्सन वॉर पढ़ी हुई है, पाकिस्तानी सॉइल पे, पाकिस्तान के अंदर हमने 5 लाख, यानी ये उस वक्त की फिगर है जब वो किताब लिखी, 5 लाख जिहादी पाकिस्तानी तैयार किया हमने। ठीक। अब वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में था, बहुत सारे जाके अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स, गुलबदीन हिकमतियार हो गया, दोस्तम हो गया, अहमद शाह मसूद हो गया, रब्बानी हो गया उस वक्त के, और फिर जब उन्हें अबेंडन किया तो सारे मुल्ला उमर के साथ आ गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो उनमें से बहुत सारे थे जो नहीं अफगानिस्तान में लड़ना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान वापस आ गए। अब एक जो उनके अंदर था सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, फिर साथ यहाँ पे उन्हें जो माइंडसेट उनका प्रिपेयर किया गया था कि कोई भी
जो अफगानिस्तान में जंग हो रही है ये इस्लामी जिहाद है, हम्म, और उसके बाद अगर आप कहीं भी गैर इस्लामी चीज देखो उसके खिलाफ आप उठ खड़े हो। उठ खड़े हो। तो ये माइंडसेट था जिसकी वजह से फिर दूसरे कुछ ताकत का एहसास बड़ी अहम चीज होती है। जब आप कमांडर्स को ताकत का एहसास हो कि हम पूरी रियासत को यरगमाल कर सकते अच्छा, हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि 80s ऑनवर्ड्स हमारी ये पॉलिसी स्टार्ट हुई, जिसमें खालिद साहब को मैं अगेन रेफर करूंगा। वो तो कहते हैं कि जब ईरान में चेंजेस आई तो फिर पाकिस्तान में चेंजेस आना जो है वो लामहला ये होना ही था। सिपा सहाबा के बनने में भी वो कहते हैं कि इसमें भी जनरल ज़िया दौर का एक बहुत बड़ा एक उनका अपनी पॉलिसी के तहत हुआ। तालिबान का भी ऐसे ही है। 79 ऑनवर्ड्स हम मुसलसल यहाँ पर जिहादीज जो हैं उनको पनाह तो दे रहे थे, लाकर बिठा रहे थे, और उस वक्त ये मुजाहिदीन थे तो अमेरिका भी खुश था, हम भी खुश थे, सब चल रहा था। रियासत इनके साथ कितना इन्फ्लुएंस रखती है? ये जो बात है कि रियासत इनको डील करने में नाकाम है, रियासत के अपने लोग हैं, अच्छे तालिबान हैं, बुरे तालिबान हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, रियासत इन पे जो इन्फ्लुएंस रखती थी माजी में, वो अब कुछ जमातों पे तो रखती है, लेकिन बहुत सारी जमातों पे वो वाला इन्फ्लुएंस नहीं है जो माजी में था। क्योंकि इन जमातों को एहसास हो चुका है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात यह कि इनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी है रियासत के हवाले से। कई मामला ऐसे हुए जिसमें जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। मसलन सबसे बड़ा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इलियास कश्मीरी एक देवमालाई किरदार के तौर पे उसे वो था भी कुछ अजीब, वो भी 7-8 दफे बॉम्बिंग में मरा, लेकिन नहीं था मरा। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर आखिर में इवन रहमान मलिक साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी 2 दफा दावा किया, 2 दफे दावा कि वो मार के। उसके बाद 3 दफे क्लेम तो उधर करजई गवर्नमेंट भी कर गई। जी जी। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट ने मेरा ख्याल है उस हवाले से 1-2 स्टेटमेंट्स इशू की, लेकिन वो अच्छा ये बात ठीक है कि 2 दफे जख्मी हुआ, सर्वाइव कर गया। मसूफ जो थे वो एसएसजी रिटायर्ड थे और रिटायर्ड कमांडो। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ज्वाइन कर ली हरकतुल जिहाद इस्लामी, कारी सैफुल्लाह अख्तर, मशहूर कारी सैफुल्लाह अख्तर की। और उसका जो ब्रिगेड 313 था उस पे, और ये भी लिखी पड़ी बात है कि कोई इंडियन साइड से पाकिस्तान में इंट्रूशन हुई, कोई 2 लड़कियों को उठा के ले गए वो ग्रुप, और अगले दिन उनकी लाशें पाकिस्तानी सरहद के इधर एलओसी के इधर जो है वो फेंक दी गई। देवर ब्रूटली गैंग रेप्ड, जिसपे बड़ा इश्ताल फैला इलाके में और आजादी तंजीमों में। और ये बात गालिबन 2001 की है। ठीक। और उसमें इलियास कश्मीरी अगले दिन क्रॉस कर गए एलओसी, और उन्होंने वहां पे कोई एक्टिविटी की और उस मेजर को मारा, उसका सर काटा, बैग में डाला, और फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे। उन्हें जनरल मुशर्रफ को वो सर पेश किया। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त उन्हें 2 लाख इनाम दिया। अच्छा, राइट, दैट्स हाउ क्लोज दे वर। हाँ हाँ। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ पे 2 अटैक हुए, चीची डंडा वाला और दूसरा। उसमें पहले अटैक में उठाया गया, इन्हें टॉर्चर किया गया और छोड़ दिया गया। सेकंड टाइम इनके बच्चों को और बीवी को भी उठा लिया गया। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जो इन्वेस्टिगेशंस आ रही थी उसमें ये पता चला जनाब ये जो है इसमें कहीं ना कहीं 3-4 नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं। लश्कर जंगवी, ब्रिगेड 313, ठीक, और उसमें जैश मोहम्मद का नाम भी आया। अच्छा, ठीक हो गया। वो बाद में पता चला कि जनाब वो किसी ने जाके जैश मोहम्मद के सरकर्दा रहनुमाओं से कहा कि एक ने एक काम करना है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने कुछ पैसे दे दिए। ठीक हो गया। तो वो इस तरह उनका कंट्रीब्यूशन भी हो गया। माशाअल्लाह। तो जब वो सेकंड टाइम अरेस्ट हुए, उन्हें छोड़ा गया, तो वो सीधा वाना गए। अच्छा। और सीधा जाके उन्होंने फिर, चूंकि एसएसजी कमांडर थे जब वो, तो इन जिहादियों को वो अफगान जिहाद के दौरान ट्रेन किया करते थे, तो जिहादी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो फिर वहां पे जाके उन्होंने अपना एक नेटवर्क अलहदा बनाया, यानी था वो टीटीपी ही, लेकिन फिर उन्होंने जो तबाही फेरी पाकिस्तान के अंदर, यानी जीएचक्यू अटैक वाज प्लान्ड बाय हिम। जीएचक्यू अटैक, कामरा एयरबेस वे कामरा एयरबेस, आईएसआई ऑफिस, मेहरान एयरबेस, मेहरान गेट वाला मामला, वो सारे वो जितने हुए, वो इलियास कश्मीरी और वो जो उस्मान और फकीर, डॉक्टर उस्मान और फकीर, वो उसको वो भी एग्जीक्यूशन उसकी भी हो गई। तो इन्होंने ये किया। वजह क्या हुई कि कहीं ना कहीं
या तो उनका नहीं था कोई रोल और उन्होंने फील किया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो उन्होंने रिटेलिएट किया, ठीक, या फिर उनका रोल अगर था भी तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी एफर्ट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल कर देता हूँ, क्योंकि ये वो जो चल रहा है ना तकफीरी और बाकी, फिर मुशर्रफ का इमेज भी ऐसा डेवलप हुआ है लिबरल, और उस चक्कर में फिर जितने हमले हुए हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। बेसिकली लाइंस ब्लर हो गई थी Exactly. बड़ी हद तक इन इदारों और उन इदारों के दरमियान लाइंस जो थी वो ब्लर थी, ये एक दूसरे के, और इलियास कश्मीरी का केस। अच्छा उसमें एक और भी फैक्टर था कि हमने कुछ लोग उठा के दिए भी थे अमेरिका को, जो कि मुशर्रफ साहब ने खुद अपनी किताब में, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो गए ना, उस पे भी ट्रस्ट, वो जो डेफिसिट था वो मजीद बढ़ गया कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग जो पाकिस्तान खुद ही तो बिठाए हुए हैं यहाँ पर लाके, बिठाए और उनको उठा के आप दिए जा रहे हैं, तो वो भी, और फिर उसके रिटेलिएशन का आप अंदाजा ये लगाएं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाद में बनी, लेकिन वहां पे जो पहला ट्रेस था ना टीटीपी का, उस जिसने फॉर्म की, उसका नाम था अब्दुल्ला महसूद जी। ग्वांटानामो पे से उसे रिलीज कराया गया, ये इनोसेंट है, इसकी एक टांग नहीं है, ये चल भी नहीं सकता, तो ऐसे इसको कर लिया, बड़ी एफर्ट की उसको रिलीज कराने में। वो मसूफ रिलीज होके आए तो पहले दिन ही उन्होंने फिर क्या काम किया, यानी आते ही अगले 1.5 हफ्ते में उन्होंने चाइनीज इंजीनियर लगवा कर जी 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 बिल्कुल याद है आपको। तो उससे ये दाग बेल पड़ी और टीटीपी मार्ज वजूद में आई, फिर कमांडर नेक मोहम्मद और सारे ये अब्दुल्ला महसूद, बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, उनके सारे बिल्कुल वो उसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई।